Everyone, welcome back once again to my Udemy class, guys. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So आज का जो टॉपिक है स्टोरेज से रिलेटेड है. एज वी नो दैट कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में ऑलरेडी हमने 17 डिफरेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो AWS स्टोरेज गेटवे था. बट आज हम स्टोरेज में एक और सर्विस को इन्वॉल्व करने वाले हैं. एक और सर्विस के बारे में हम आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप अपने AWS पोर्टल के ऊपर FSx सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं. एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक पर्टिकुलर सर्विस को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली FSx सर्विस का इस्तेमाल करके हम रियल इन्वायरमेंट में अपने क्लाइंट के लिए या अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करके अपने स्टोरेज के अपने ऑन प्रोमाइसेस में रखे हुए डेटा या फाइल्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं. तो पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में FSx है क्या, कितने तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और विल आल्सो ट्राई टू कंपेयर आवर FSx सर्विस टू EFS. बेस समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो FSx है क्या, उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है. तो गाइज अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टोरेज गेटवे में, जिसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि ऑन प्रोमाइसेस में रखे हुए सैन या नैस को किस तरीके से आप अपने AWS पोर्टल के साथ एसोसिएट करके एक स्टोरेज का हाइब्रिड इन्वायरमेंट बना सकते हैं. एज इट इज आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली FSx और जो दूसरी सर्विस है वो है EFS. तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, EFS को भी और FSx को, और कोशिश करते हैं इनके बीच में गैप समझने की. तो एक सिंपल सी कॉमन सी बात है दोनों के केस में कि दोनों ही स्टोरेज आपके फाइल बेस्ड स्टोरेज हैं. अगर आप FSx की बात करें या EFS की बात करें तो दोनों ही स्टोरेज आपके ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज हैं. इट मीन्स दैट इनसे शेयर किया हुआ स्पेस आप किसी भी मशीन में एज ए हार्ड डिस्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, एज ए ब्लॉक नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये स्पेस तो प्रोवाइड कर देगा लेकिन उस स्पेस को जब आप अपने वर्चुअल मशीन्स में अटैच करोगे, EC2 इंस्टेंस में अटैच करोगे, तो इसका जो फॉर्मेट होगा वो एज ए फोल्डर दिखाई पड़ेगा, एज ए मैप नेटवर्क ड्राइव दिखाई पड़ेगा, ना कि डिस्क मैनेजमेंट में हम इससे कोई डिस्क क्रिएट कर पाएंगे. गैप की बात करें, अगर इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो कई सारे डिफरेंस हैं. जैसा कि अगर हम बात करें EFS की तो जाहिर सी बात है EFS जो है हमारा सपोर्ट ओनली लिनक्स मशीन. अगर आप अपने लिनक्स मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, फाइल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, फाइल स्टोरेज बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं तो EFS का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि EFS आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउंट नहीं होता. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के EC2 इंस्टेंस अगर आपने क्रिएट कर रखे हैं तो कहीं से भी हम EFS सर्विस को माउंट नहीं करा पाएंगे. अब बात कर लेते हैं हम अपने FSx सर्विस की. तो ये भी एक फाइल सर्वर है और इस फाइल सर्विस के जरिए आप अपने लिनक्स मशीन, आपके पास लिनक्स मशीन है, आपके पास VMware वर्चुअल मशीन है, आपके पास Hyper-V पे वर्चुअल मशीन है, करेक्ट. अब कहीं पे भी आप विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप रेड हैट का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी तरीके के रन करने वाली वर्चुअल मशीन के ऊपर आप FSx सर्विस के थ्रू स्टोरेज को माउंट करा सकते हैं. इसमें कॉमन क्या रहेगा, कॉमन और सिक्योरिटी की बात करें तो FSx हमारा EFS से कई गुना सिक्योर है, कई गुना चीप है. अगर हम बात करें कॉस्टिंग से रिलेटेड तो EFS इज मच कॉस्टली इन कंपेयर ऑफ आवर FSx, क्योंकि जो FSx है आपका 40 to 50% आपका लेस प्राइस पे, लेस कॉस्ट पे, EFS के कंपेयर में लेस कॉस्ट में आपके लिए स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, स्पेस प्रोवाइड करेगा, जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डेटा अपलोड कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात जो है सिक्योरिटी की, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी का ऑप्शन है वो आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि FSx सर्विस कैन गिव यू ऑप्शन टू configure your storage, configure your share storage with the help of Active Directory. तो कहीं ना कहीं इसमें Active Directory इन्वॉल्व होने की वजह से आप जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट मशीन के लिए, उनके यूजर के जरिए उन पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल लगा सकते हैं, क्योंकि FSx पूरी तरीके से अटैच रहता है, ऐड रहता है अपने Active Directory की सर्विस से. प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन अगर आप इसको बैठेंगे कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने AWS पोर्टल पे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोसीजर तो कम है, स्टेप तो कम है, बट जो इसमें सर्विसेज हम परचेज करते हैं उन सर्विस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. क्योंकि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाएंगे तो 25 से 30 मिनट में आपकी एक्टिव डायरेक्टरी बन के तैयार होगी. FSx जब आप क्रिएट करेंगे तो एक FSx का कंटेनर बनने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है. तो कहीं ना कहीं ये आपका 40 से 50 मिनट का यही हो गया. उसके बाद फिर हम जब माउंट करते हैं वर्चुअल मशीन की छोटी सी सेटिंग करके, जब हम माउंट करते हैं तो उसमें भी 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है. तो टोटल मिला के आप अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मतलब हमारी इस वीडियो के प्रोसीजर को फॉलो करके स्टैब्लिश करेंगे, तो आपको टोटल
1 से सवा घंटे का टाइम देना पड़ेगा डेफिनेटली। पेशेंस के साथ आप टाइम देना पड़ेगा और डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने क्या कर रखा है, बेसिकली हम आपको स्टेप सभी बताने वाले हैं, लेकिन हमने एडी पहले से बना रखा है, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर कि एडी आप बनाते कैसे हो। एफएसएक्स भी हमने बना रखा है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ यू एक एफएसएक्स भी बनाएंगे। वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है, वर्चुअल मशीन हम स्टार्टिंग से क्रिएट करके आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो पहले तो प्री रिक्विजिट जान लेते हैं कि एफएसएक्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्री रिक्विजिट क्या क्या चीजें होने चाहिए। सेटिंग्स में, सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन सी सेटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बिल्कुल स्टार्ट से बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर AWS है ना, AWS FSX सर्विस। तो हमने अभी इसके थ्योरेटिकल पार्ट में देखा, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं अगर हमारे पास स्टेप है, एजेंडा है, तो चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम पहले ही स्टेप में आपको बोलेंगे कि क्रिएट AWS डायरेक्टरी, ठीक है ना। तो AWS पोर्टल पे जाके एक डायरेक्टरी हम परचेज करेंगे, क्रिएट करेंगे बेसिकली एडी के तरीके से। दूसरा काम जो रहेगा हमारा, दूसरा रहेगा क्रिएट FSX सर्विस जो स्टोरेज में मिलेगा। तीसरा काम क्या रहेगा, क्रिएट EC2, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेंगे। लेकिन चौथे ऑप्शन में जो आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है ना, जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया उसमें हमें सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करनी है विद ऑल ट्रैफिक, ठीक है। और अगर हम थर्ड की बात करें, इसके बाद की बात करें, तो जो लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास वो ये रहेगा। पांचवें स्टेप की अगर हम बात करें तो पांचवें स्टेप में आपको जो इंस्टेंस आपने विंडोज का बना रखा है, ऐड विंडोज इंस्टेंस, विंडोज EC2 इंस्टेंस टू डोमेन, जो डोमेन आपने क्रिएट कर रखा है उस डोमेन से आप अपने इंस्टेंस को अटैच कराओगे। क्योंकि अगर आप अटैच नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये FSX का की सर्विस या स्पेस जो आपने परचेज कर रखा है, स्टोरेज जो परचेज कर रखा है, ये आप माउंट नहीं करा पाएंगे। तो ये बेसिकली 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। हमने भी बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें देखी पहले जब मैं इसको इस्टेब्लिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वीडियो तो बहुत से हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आप उन वीडियो को देख करके प्रैक्टिकल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि हर एक यूट्यूब वीडियो में ना 2 से 3 स्टेप मिस किए गए हैं। वो आपको ये नहीं बताएं कि आप अपने EC2 इंस्टेंस को एडी के साथ कैसे जोड़ते हो, या आप जो ट्रैफिक इस्तेमाल कर रहे हो, जो सिक्योरिटी ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कौन कौन से पोर्ट आप एक्टिवेट करोगे, तब आप माउंट कर पाओगे। आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखा दिया जाएगा कि ये आपका इंस्टेंस है, ये आपके पास FSX है, ये एडी से जुड़ा है, ये माउंट हो गया फटाफट। देखने में तो आपको आसान लगेगा, लेकिन जब आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे तो एरर क्या आएगा, जब आप माउंट करोगे तो वो आपका डिस्कनेक्ट दिखाएगा। बट अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करते। एज यू नो दैट, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखे होंगे या अपने टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे भी देखे होंगे, जितने भी प्रैक्टिकल है वो 100% लाइव है, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख करके प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाओ और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाओगे। जब आपको रिजल्ट दिखेगा तब आपको खुद से खुशी होगी कि हाँ ठीक है, हमने ये प्रोसीजर फॉलो करके अपने रिजल्ट तक हमारा ये रिजल्ट जो है हमें दिखाई पड़ा। तो चलिए, ये हो गई थोड़ी सी मार्केटिंग की बात। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो एज पर एजेंडा, सबसे पहले एडी तैयार करना है। AWS का पोर्टल हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। AWS के पोर्टल में आपको जाना है सिक्योरिटी के पैनल पे, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी कंप्लायंस। तो इसमें जब आप जाएंगे ना, तो एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है डायरेक्टरी सर्विसेज। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टरी सर्विसेज को न्यू विजार्ड में ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने cloud.com के नाम से डोमेन बना रखा है, लेकिन हम यहाँ पे एक डोमेन और बनाने वाले हैं। सेटअप एक्टिव डायरेक्टरी, 3 से 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एडी, सिंपल एडी कनेक्टर, अमेजन कॉग्निटो यूजर्स पूल। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज AWS मैनेज माइक्रोसॉफ्ट एडी। इसका मतलब अगर आपके पास सर्वर 2012 के बाद के कोई OS पे आप एडी बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एडी सेलेक्ट करिए। अगर आप 2008 पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एडी पे प्रोसीड करेंगे। तो हमने प्लान किया है कि 2012 पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इस वजह से पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज। स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज दोनों की कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है कि आप कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड कर पाओगे, 30,000 ऑब्जेक्ट, 5 लाख ऑब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, दैट्स वाई प्रोसीड विद
स्टैंडर्ड एडिशन, और यहाँ पे आप डोमेन का नाम दे दीजिए। तो डोमेन का नाम हमने दे दिया यहाँ पे training.com, कोई सा भी सिंपल नेम दे दीजिए। ये आपका प्रेफर्ड नेट बायोस नेम है, कोई ज़रूरत नहीं इसको फिल करने की, ऑप्शनल है। हाँ, इंपॉर्टेंट यूज़र नेम हमेशा आपका एडमिन रहेगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख लीजिए जो आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल कर लिया जो मैं मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ। नो नीड टू डू एनीथिंग, आपको कर देना है नेक्स्ट करके क्रिएट, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं देंगे। डू नॉट यूज का बीपीसी लग रहा है, आप प्रोसीड कर दीजिए। चलिए, ये आपने क्लिक किया अर्न क्रिएट। अब ये जो पूरा टाइम लगेगा, अभी तो हमने देखो यहाँ पे cloud.com पहले बनाया है, वो एक्टिवेटेड है, ये क्रिएटिंग, और ये आपको बता भी रहा है 20 से 45 मिनट मैक्सिमम, मिनिमम जो है 20 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 20 मिनट का तो इंतजार आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा क्रिएट कर रखे हैं इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपके केस में क्या होगा, आप इंतजार करोगे कि एटलीस्ट आपका एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट हो, तब आके प्रोसीजर बढ़ाएं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास cloud.com का एडी है ना, cloud.com का जो डायरेक्टरी सर्विसेज हमने पहले बना रखी है, उसमें उसको उसी के थ्रू हम FSX बना लेते हैं। तो एज पर एजेंडा, एजेंडा क्या कहता है, आप पहले एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, दूसरा FSX क्रिएट करोगे। तो चलिए FSX बना लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे कहाँ पे, स्टोरेज में S3 कर लिया हमने, ग्लेशियर कर लिया, गेटवे कर लिया, EFS और FSX में कॉमन है, तो FSX हम प्रोसीड कर रहे हैं। अभी आगे हम आपको EFS के बारे में भी बताएंगे, बट अभी जो है हमारा FSX है, ओपन कराया। ऑलरेडी मैंने FSX बना रखा है कि कहीं ना कहीं FSX भी टाइम लेता है। एनीवे, चलिए हम आपको बता देते हैं, गाइड कर देते हैं कैसे बनाओगे आप। क्रिएट FSX पे जाओगे, दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, एक है विंडोज़ और एक है आपके पास अमेजॉन और दूसरा है आपके पास विंडोज़। तो हमारा जो प्लान है ना, वो विंडोज़ के लिए FSX बनाना चाहते हैं, फाइल सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज बनाना चाहते हैं FSX के लिए। नो नीड टू डू एनीथिंग, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। आगे आने वाले स्टेप में हमें कई सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहला नेम दे देते हैं स्टोरेज टेस्ट, या टेस्ट स्टोरेज दे देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नाम दे देते हैं यहाँ पे, स्टोरेज टेस्ट स्टोरेज। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डिप्लॉयमेंट टाइप, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं, सिंगल एजी या मल्टी एजी। सिंगल एजी इन द सेंस कि अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया में हैं तो इसके अंदर जो सबनेट्स हैं उन सबनेट के लिए काम करेगा। मल्टी रीजन इन द सेंस एक नॉर्थ वर्जीनिया, दूसरा कनाडा, सेंट्रल यूएस, कहीं पे भी आपका रहेगा, आप मल्टी एजी पे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मल्टी एजी, और ये है आपके पास कैपेसिटी, हाउ मच यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। मिनिमम 32, मैक्सिमम 6 TB के आसपास तक का स्पेस आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 40 GB डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। SSD SSD परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो जाहिर सी बात है SSD पे चलेंगे। नॉर्मल हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो SSD पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है बीपीसी की, तो जो डिफॉल्ट बीपीसी है आप उसी डिफॉल्ट बीपीसी में प्रोसीड करिए। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपके पास बीपीसी ग्रुप है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम इसी की बात कर रहे थे, क्योंकि ये स्टेप अगर आपने गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप बीपीसी में जाइए, हमने यहाँ पे एक विजार्ड बनाया, एक बीपीसी में ग्रुप बनाया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया आल ट्रैफिक के नाम से, जिसके अंदर हमने आल ट्रैफिक को अप्लाई कर रखा है। लॉन्च विजार्ड 29 इसको हमने अटैच करा दिया, करेक्ट। अटैच करने के बाद कोई भी एक्टिविटी करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है AWS मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी, सेल्फ मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी। तो हमने जो बनाया है वो AWS के थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है। चूज एंड डायरेक्टरी, cloud.com जो है एक्टिवेटेड है, training.com ग्रेड आउट है क्योंकि इन प्रोग्रेस है, और इस पर्टिकुलर एडी को प्रोग्रेस में आने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्लाउड के साथ प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन है, ये इसकी कीज़ है, अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो कीज़ हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बाकी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि हम आगे बनने के बाद ना इसकी प्रॉपर्टी देख के वहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेम दिया, यहाँ पे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी दी, मल्टी एजी में कॉन्फ़िगर किया, ये आपका स्पीड है बेसिकली 16 Mbps का स्पीड मिलेगा आपको। ये सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया, ये VPC ऐड किया डिफॉल्ट, एंड क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। अब ये प्रोसीड कर देते हैं एंड इट विल टेक अप टू 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम इसमें भी लगने वाला है। तो चलिए इसको क्रिएट करने देते हैं। हम आ गए हैं कहाँ पे, अभी अगर बात करें तो हम लोग आ गए हैं EC2 पे। तो ये दो स्टेप क्रिएट करने के बाद अब तीसरा स्टेप क्या आता है कि आप बनाएंगे इंस्टेंस। तो इंस्टेंस बनाने के लिए आपको जाहिर सी बात है EC2 पे आना पड़ेगा। EC2
थोड़ा सा कम टाइम लेता है, इस वजह से हम जो एग्जिस्टिंग EC2 है उसको डिलीट करके दूसरा EC2 बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंस्टेंस पे चलते हैं। जो एग्जिस्टिंग EC2 है उसको हम डिलीट करते हैं और एक नया इंस्टेंस बनाते हैं। आई थिंक हमने पहले से डिलीट कर रखा है, नॉट एन इशू। लॉन्च इंस्टेंस पे चलिए आप, नॉर्मल एक विंडोज़ का OS बना लेते हैं। यहाँ पे एक विंडोज़ सर्वर 2012 का OS बना लेते हैं, जिसपे हम अपने जो AD है cloud.com के नाम से, उसको हम अटैच कर सकें। बारीक से बारीक स्टेप जानने की कोशिश करेंगे ताकि कोई गैप ना आए, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करें ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये हमारा मोटो है बेसिकली। चलिए, ये अपने पास बहुत सारे टेम्पलेट हैं, तो टेम्पलेट में हमें क्या प्रोसीड करना है, 2012। तो ये अपने पास बेस आ गया 2012 का। सेलेक्ट करिए आप। सेलेक्ट करने के बाद याद रखना है हमें, जो सिक्योरिटी ग्रुप का सिलेक्शन है वो आपको ध्यान में रखना है कि सभी पोर्ट अलाउ करने हैं। एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट है ये आपके पास। सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही में ही है, नो नीड टू चेक एनीथिंग। नेक्स्ट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी ग्रुप के ऑप्शन पे आपको ये 30 पे जा रहा है, हम एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। जो वहाँ पे सेलेक्ट किया था 29, सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, ऑल ट्रैफिक आ गया यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट में। चलिए रिव्यू करिए, लॉन्च करिए। यहाँ पे जो आपके पास कीज़ है, AD कीज़ हमने पहले से बना रखी है, अब आप कर दो इसको लॉन्च। तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं अभी तक। हमने सबसे पहले AD बनाया, AD को प्रोसीड किया, AD बनाने के बाद FSX क्रिएट किया। FSX क्रिएट करने के बाद हमने अपना इंस्टेंस क्रिएट किया, विन सर्वर 2012। ठीक है ना, विन सर्वर 2012। ठीक है, विंडोज सर्वर हमने क्रिएट किया। अब इसको कनेक्ट कराना है, जाहिर सी बात है RDP इसका हमें एक्सेस करना पड़ेगा। RDP एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंस आपने प्रोसीड किया है और इसकी जो स्टेटस है अभी वो इनिशियलाइज दिखाई पड़ रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट का इंतजार तो हमें करना पड़ेगा। और 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही हमारा ये इंस्टेंस रेडी होता है, हम इसका RDP एक्सेस करेंगे, और जो डायरेक्टरी ने, एक्टिव डायरेक्टरी ने आपको IP एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है, प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड कर रखा है, उसकी IP को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, cloud.com। चलिए ओपन करिए इसको। यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2 अलग अलग IPs, जो हैं कि प्राइवेट इसकी प्रीफर्ड DNS और अल्टरनेट DNS। इन दोनों IP को उठा करके अपने इंस्टेंस में हम ऐड करेंगे, मैनुअली ऐड करेंगे। मशीन को कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से, वर्क ग्रुप से डोमेन में, और हम अपने FSX को माउंट करा देंगे अपने EC2 इंस्टेंस की रनिंग मशीन में। तो चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कराते हैं अपने इंस्टेंस को और आगे प्रोसीड करते हैं। सेलेक्ट, कनेक्ट, और यहाँ पे जाहिर सी बात है RDP एक्सेस करना है। पासवर्ड तो AD के नाम से हमने की बना रखी थी, ब्राउज करा लीजिए आप। ब्राउज कराने के बाद देखो यहाँ पे ADPEM सेलेक्ट करिए आप अपनी कीज़ को, डिक्रिप्ट करिए, पासवर्ड कॉपी करेंगे, और हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं टूल को, RDP माइक्रोसॉफ्ट टूल को सेलेक्ट किया। AWS की VM है तो जाहिर सी बात है AWS पे जाना पड़ेगा। पासवर्ड आप कर दो यहाँ पे पेस्ट। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, तो कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। और दूसरा हमें क्या करना है, इसकी पब्लिक IP एड्रेस को तो कॉपी करना ही पड़ेगा। पब्लिक IP को कॉपी किया और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, ताकि हम इसको कनेक्टिविटी दे सके। अगर आप विंडोज मशीन इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये टूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली डाउनलोड करो RDP, ओपन कराओ, यूजर ID पासवर्ड दो, कॉपी करो, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करो, पेस्ट करो एंड कनेक्ट करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपने पास इन प्रोग्रेस है कनेक्टिंग में। तो जैसे ये कनेक्ट होता है, हम आगे इसके स्टेप बढ़ाने वाले हैं। स्टेप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है जो ये बहुत ज़्यादा यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और बाकी अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो हमारी IP एड्रेस है ना, वो बेसिकली क्या है। तो IP एड्रेस हमने जो अभी क्रिएट किया है VM, उसकी नॉट फॉर वर्चुअल मशीन, हमें AD की IP देखनी है ना। ये 172.31.19.18, 172.13.31.71 एंड 6। चलिए ये आ गई अपने पास इंस्टेंस। इसमें आप जाइए ncpa.cpl। ठीक है,
इथरनेट पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, IPv वर्जन 4 पे जाएंगे। यहाँ पे आईपी क्या थी, 172.31.19.18, 172.31. हाउ मच, 71.6। ठीक है, कंफर्म कर लें एक बार। 31.71.6, 31.71.6, उसके बाद 172.31.19.18। ओके करिए, ओके करिए, कूल। अगेन लास्ट टॉपिक, सर्वर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक। दिस पीसी ओपन कराइए आप, बाई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाइए, चेंज पे जाइए, चेंज पे जाइए, और यहाँ पे डोमेन मेंबर है ना, किस नाम से बनाया था आपने, cloud.com के नाम से बनाया था आपने। ओके करिए। आगे एडमिन, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या था, हमेशा बाय डिफॉल्ट जब आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाएंगे उसका यूजर नेम एडमिन रहेगा। पासवर्ड आपने जो कॉन्फ़िगर किया हो उस पासवर्ड को मेंशन करिए, और आपका ये सिस्टम जो है, वेलकम टू द डोमेन। ध्यान रहे आपने एडमिन इस्तेमाल किया है, एंड पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया हो, ये आपका सक्सेसफुली लॉगिन करा दिया। चलिए रीस्टार्ट कर देते हैं, क्लोज, रीस्टार्ट नाउ, फाइन। बट अब जो आपको ये मशीन एक्सेस करना है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस जाएगा। चेंजेस ये जाएगा कि आप पब्लिक आईपी इसकी कॉमन रहेगी, आपको बदलना पड़ेगा यूजर नेम इसका। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसको आप एडिट करेंगे, आपको पब्लिक आईपी इसमें कॉपी करनी पड़ेगी जो भी इंस्टेंस की होगी। यूजर नेम में एडमिनिस्ट्रेटर की जगह एडमिन, और जो पासवर्ड आपने डिक्रिप्ट किया था वो नहीं चलेगा। आप एडमिन जब इस्तेमाल करोगे तो आपको एडी का पासवर्ड देना पड़ेगा। तो चलिए एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका admin@cloud.com, और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड वहाँ पे मेंशन किया होगा, एडी को कन्वर्ट करते समय उसी का इस्तेमाल कर देंगे। और ये रहा आपके पास पब्लिक आईपी, तो ये आप कॉमन कॉपी कर लीजिए पब्लिक आईपी अपने इंस्टेंस से। ठीक है, ये अपने पास इंस्टेंस की पब्लिक आईपी एड्रेस, डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, पब्लिक आईपी कॉपी करिए आप, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, क्लोज, कनेक्ट, गुड। तो ये हम अपने इंस्टेंस को, वर्चुअल मशीन को, विंडोज वर्चुअल मशीन को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो cloud/admin आ रहा है, क्योंकि आप डोमेन के मेंबर हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जब आप FSX को हैंडल करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो डोमेन का होना मैंडेटरी है, विदाउट डोमेन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब आपको जाना है कहाँ पे, FSX पे जाना है। दिस पीसी को ओपन कराइए, माई कंप्यूटर जिसको बोलते थे विंडोज एक्सपी में, अभी वो दिस पीसी हो गया है ना। यहाँ पे देखो एक ही ड्राइव दिख रही है 30 GB की, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ऐड हुई थी। आप आ जाइए FSX में, यहाँ पे हमने क्लिक किया अपने स्टोरेज FSX सर्विस को। दो FSX थे, एक हमने पहले तो बना रखा था, एक इन फ्रंट ऑफ यू बनाए। देखो अभी ये 10 मिनट हो गया, बट स्टिल इन क्रिएटिंग। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगे। मतलब जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप खुद से इस्टेब्लिश करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वीडियो में हम कोई भी गैप नहीं देना चाहते हैं, वीडियो को पास नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज जो फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है, और आप हमारा मोटो ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर बार बार स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, आपको भी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कनेक्ट अवर ट्रेनिंग। ठीक है, अवेलेबल क्रिएटिंग। चलिए आप ट्रेनिंग को क्लिक करिए। ट्रेनिंग को क्लिक करने के बाद, ट्रेनिंग इन द सेंस जो आपने FSX बना रखा है, यहाँ पे देखिए अटैच का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अटैच पे क्लिक करिए। अटैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है अटैच इंस्ट्रक्शन, उसके बाद है DNS इंस्ट्रक्शन। तो अब जब अटैच इंस्ट्रक्शन पे जाओगे ना, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो शेयर नेम होता है वो शेयर रहता है, और ये आपका डोमेन आ गया। ये अमेजोन ने रेंडमली पिक किया है, और cloud.com तो हमारा डोमेन है ही है। आप इतना कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अपने इंस्टेंस पे जाइए, कंप्यूटर पे क्लिक करिए, कंप्यूटर पे आप मैप ड्राइव पे जाइए। मैप ड्राइव पे आप अगर चाहते हो बदलना नाम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इसको पूरा का पूरा डबल स्लैश के साथ पेस्ट कर दिया। अनचेक करो, कनेक्ट टू डिफरेंट क्रेडेंशियल, फिनिश पे क्लिक कर दो, और आप डोमेन का यूजर आईडी देंगे एडमिन, और पासवर्ड जो आपने कॉन्फ़िगर किया हो वाइल क्रिएटिंग, ये कॉन्फ़िगर करने के बाद ओके कर दो। सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ। दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर, दिस इज द एक्चुअल वे टू कॉन्फ़िगर।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो जरूर करेंगे, प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो अब देखिए ये शेयर आ गया, कितना दिया था हमने, आई थिंक 35 गिग के आसपास दिया था। आपके पास जो स्पेस है पूरा का पूरा 35 GB आपको मिल गया। 100 MB जो है यूज में है, वो पार्टीशन की वजह से इस्तेमाल कर यूज हो रहा है। अब आप इसको मल्टीपल मशीन के साथ ऐड कर सकते हो। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है हमारी तरफ से कि अभी हमने इस पर्टिकुलर फाइल को ना एक इंस्टेंस के साथ ऐड किया, आप इसी तरीके से दूसरा इंस्टेंस तैयार करोगे और उस दूसरे इंस्टेंस में इसको मैप करोगे, मतलब पैरेलली एक ही फाइल शेयर को दो इंस्टेंस के साथ आप अटैच करके हमें कमेंट में जरूर बताओगे कि हाँ आपने एक प्रैक्टिकल किया और सक्सेसफुली हुआ, एरर आया, क्या हुआ, वो हमें फीडबैक चाहिए आपसे। तो डन करते हैं आज के लिए इतना। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और आपको डिस्क्राइब करते हैं यूनिक सी सर्विसेज लाइक एज अमेजोन के केस में, या एज्योर हो सकता है या और कोई हो सकता है। बट अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, है ना, बाय बाय गाइज।